गॉस लॉ को पढ़ने के लिए हम लोग को बहुत बेसिक बेसिक चीजें पढ़नी है, जिसमें कि एक हमारा एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर क्या कहता है कि बाय कन्वेंशन द वेक्टर एसोसिएटेड विथ एवरी एरिया, ठीक है, एवरी एरिया एलिमेंट ऑफ अ क्लोज सरफेस। देखिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्लोज सरफेस। मतलब हम लोग जो एरिया वेक्टर की बात करेंगे क्लोज सरफेस की बात करेंगे, ठीक है, और जिसका डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब क्या है, मतलब क्या कहने का मतलब है कि मान लो कि एक बड़ा सा एरिया हम लोगों ने लिया, उस बड़ा सा एरिया को सपोज करो कि हमने एस बोला, उस बड़े से एरिया के अंदर हमने एक छोटा सा एरिया ले लिया, दैट इज डेल्टा एस। ठीक, डेल्टा एस क्या है, एक छोटा सा एरिया है। कहाँ पे, एक बड़े से एरिया के अंदर हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया डीएस। अभी छोटा सा एलिमेंट डीएस ले लिया तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, इसका मैग्नीट्यूड हमने डेल्टा एस ले लिया। ठीक है, यहां तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे करेंगे कि चलो एरिया तो ले लिया है, ठीक है, अब उस एरिया का एक डायरेक्शन भी तो होगा, तो उसका डायरेक्शन हमने लिया यहाँ पे। ठीक है, कि ये सपोज करो कि एन कैप जो है ये इस डेल्टा एस का क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, तो एरिया वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एस इंटू क्या होगा, एन क्या। ऐसे मैंने कहा कि अब सपोज करो कि एक रैंडम एरिया ले लिए कुछ भी, उसमें से एक हमने एरिया ले लिया डेल्टा एस, ठीक, उसका जो डायरेक्शन है वो एन कैप है। तो यहाँ भी जो डेल्टा एस का वैल्यू हम लोग को मिलेगा वो क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल एरिया इनटू डायरेक्शन ऑफ स्मॉल एरिया। बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत है? देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअली क्या होता है कि द नंबर ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। और एरिया के बारे में हम लोगों ने एक नया चीज पढ़ा है थोड़ी देर पहले, क्या, एरिया वेक्टर। क्या पढ़ा हम लोगों ने, एरिया वेक्टर। कि अगर मान लीजिए कि ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, क्या क्या हमने एरिया फील्ड, एरिया का डायरेक्शन इधर ले लिया, और डायरेक्शन हम लोगों ने क्या ले रहे थे अभी तक, याद है ना आपको, एन कैप ले रहे थे। ठीक, क्या ले रहे थे, एन कैप। एन कैप का मतलब क्या हो गया कि एक यूनिट वेक्टर से हम लोग उसका क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये एन कैप है, सपोज कीजिए कि ये एन कैप है, और इसी डायरेक्शन में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल जा रहा है वो कितना जा रहा है, ई, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू दिस एरिया वुड बी, क्या होगा, ई इंटू डेल्टा एस होगा। ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पूरे एरिया से गुजरेगा, इस पूरे एरिया से गुजरेगा, अगर यूनिट एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई हो, उसका स्ट्रेंथ अगर ई हो, तो टोटल एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, इतना हो जाएगा। समझ रहे हैं, इसके प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कि इस डायग्राम के अंदर हम लोगों ने क्या देखा है कि ये जो प्लस चार्ज है जहां से कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, इसमें ई का जो वैल्यू हम लोगों ने लिया है, ई क्या है यहाँ पे, ई है यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। देखिए ये जो आपका डायग्राम बनेगा ना, यहां से जो ये जो देख रहे हैं ये टोटल जो आपका क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है। क्या है ये, पॉजिटिव चार्ज। हम लोग यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये टोटल क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज क्या क्रिएट कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात, ये क्या क्रिएट कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर रहा है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो हम लोगों ने क्या लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट एरिया को हम लोगों ने ले लिया ई। क्या ले लिया हम लोगों ने, ई ले लिया है। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया को अगर हम लोग देखें कि एक यूनिट एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो डेल्टा एस एरिया के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई डेल्टा एस, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको ईएफएल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग क्या हो जाएगा, एरिया ए, या फिर डेल्टा एस है तो डेल्टा एस।
ठीक है। अगर यूनिट फील्ड के लिए हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पर यूनिट एरिया है वो ई है, तो डेल्टा एस एरिया के लिए कितना हो जाएगा, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारा जो एरिया वेक्टर है ये अब एक ही डायरेक्शन में नहीं है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में। हमने क्या किया, एरिया वेक्टर को सेम रखा और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को चेंज कर दिया, और दोनों के बीच में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना आ गया, थीटा। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं ना? अब हम वेक्टर के थ्रू हम जानते हैं, ठीक है, वेक्टर के थ्रू हम जानते हैं कि अगर ये वेक्टर ऐसा है तो हम लोग इसको दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक पार्ट होगा एक्स और दूसरा पार्ट हो जाएगा इसका वाई कंपोनेंट। कोई दिक्कत है? ठीक, तो एक हो जाएगा हमारा क्या, वाई कंपोनेंट इसका, एक हो जाएगा इसका एक्स कंपोनेंट। कोई दिक्कत है? तो एक बात बताइए, ये हो जाएगा हमारा, अगर हम लोग सिंपल सी बात करेंगे, ठीक है, थीटा की बात करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ले, ठीक, या फिर डेल्टा ई ले, दोनों में ही अगर हम लोग डीएस लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एस कॉस ऑफ थीटा यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा एस साइन ऑफ थीटा। बताइए, तो इसमें किसी को दिक्कत है क्या? इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। एरिया वेक्टर हमारा है, हमने उस एरिया वेक्टर को क्या कर लिया, रिजॉल्व कर लिया। एक हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रिजॉल्व किया तो वो आ गया डेल्टा एस कॉस थीटा, और एक हमने उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व किया, वो कितना आ गया, डेल्टा एस साइन थीटा। कोई दिक्कत है यहां तक? हमने क्या कहा, हमने कहा कि डेल्टा एस को अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो एक आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में और एक आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो ये इस फील्ड से जो टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस करेगा, ठीक है, इस एरिया से, ये जो एरिया हम लोग देख रहे हैं, इस एरिया से जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा उस एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस एरिया से जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा उसके बारे में ही हम लोगों को बात करना है। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग कि इस एरिया से, ये जो एरिया है डेल्टा एस, इससे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करेगा वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट करेगा, ई और डेल्टा एस कॉस थीटा। ये जो हमारा 90 डिग्री पे चला जाएगा डेल्टा एस साइन थीटा, वो इससे क्रॉस नहीं करेगा। अगर आप विजुअलाइज कर सकते हैं तो आप देखिएगा, ठीक है, कि एक दीवार के सामने अगर आप खड़े हो रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो आपका बॉडी का फ्रंट पोर्शन है वहां से तो इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर जाएगा, ठीक, लेकिन आपका जो ऊपर का जो पोर्शन है, जैसे परपेंडिकुलर जो है, सर है या फिर पैर है, वहां से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं करेगा वर्टिकली ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है तो बताइए। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा कि फ्लक्स, जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5 बोलते हैं, वो हो जाएगा ई डेल्टा एस कॉस थीटा, और उसी को बोलते हैं हम लोग ईडीएस कॉस थीटा, या फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग डॉट के फॉर्म में भी ले लेते हैं, ठीक है, वेक्टर के डॉट के फॉर्म में भी ले लेते हैं, तो जाता है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट विथ एरिया वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे जो चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया, तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझते हैं ना? ध्यान से देखिएगा कि अभी तक जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला है, ठीक है, उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ये एक हमारा एक कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ पे दो बात निकल के आएगी, अभी तक तो हमने सिर्फ एक बात करी थी, यहाँ पे दो बात निकल के आएगी कि अगर हम लोग डेल्टा फ्लक्स, ठीक है, डेल्टा अगर फाई का वैल्यू अगर ई डॉट डी एस निकालते हैं, जैसे इसका वैल्यू क्या होता है, ई डॉट डेल्टा एस, ठीक, और जिसका क्या होगा यहाँ पे, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अभी तक ने हमने क्या किया है कि ई को बाहर रखा है और डेल्टा एस कॉस थीटा को एक साथ रखा है। देखिए इसका मतलब क्या है, इसको हम समझाते हैं आपको। इसका मतलब है, ठीक है, कि दैट इज ई टाइम्स, ठीक है, द प्रोजेक्शन ऑफ
the projection of area normal to electric field, normal to इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा ये चीज आया ना, ठीक है, जिसको कि हमने क्या कहा, यहाँ पे हमने कहा कि प्रोजेक्शन समझते हैं ना हम लोग, वेक्टर में पढ़े थे कि प्रोजेक्शन क्या होता है, एक का शैडो होता है दूसरे के ऊपर में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहना है कि E टाइम्स प्रोजेक्शन ऑफ एरिया नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि डेल्टा फ्लक्स इज इक्वल टू, अगर सेम फॉर्मूला को हम लोग दोबारा लिखें, ठीक है, क्या लिखेंगे, E डॉट डेल्टा एस, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग एक चीज को चेंज कर सकते हैं कि ठीक है सर, यहाँ पे हम लोग cos थीटा का क्या करेंगे, ठीक है, cos थीटा का क्या करेंगे, हम लोग शेड डालेंगे किसके ऊपर में, डेल्टा एस के ऊपर में। इसका मतलब इसके बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, इसके बारे में कह सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ E, दैट इज कंपोनेंट ऑफ, किसका इस बार कंपोनेंट लिए हैं, E cos थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसलिए लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along किसके, नॉर्मल टू द एरिया ऑफ एलिमेंट times the magnitude of area element। मतलब सिंपल सा इतना लिखने पढ़ने का मतलब क्या हुआ, यहाँ इतना लिखने पढ़ने का मतलब हुआ कि हमें क्या करना है, दो चीज को समझना है, या तो हम लोग एरिया का शेड, यानी कि एरिया का रिजॉल्व करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पे डाल देंगे, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व करके एरिया पे डाल देंगे, बात ऑलमोस्ट दोनों में सेम ही होगा, ठीक। जो मेन इसका क्रक्स है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, किसको, जैसे यहाँ पे हम लोग डेल्टा फाई लिए हैं तो डेल्टा फाई लीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेल्टा फाई थ्रू एन एरिया, ठीक है, कितना एरिया लिए थे, एरिया एलिमेंट हम लोग का क्या है, डेल्टा एस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कितना लिए थे इलेक्ट्रिक फील्ड, ई लिए थे हम लोग, ठीक, इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे, तो इस तरह से डिफाइन करेंगे, ठीक है, इस तरह से डिफाइन करेंगे। हाँ, बस इसमें काम का चीज क्या है कि फ्लक्स जो होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक, डिफाइंड एज, यहाँ पे लिख सकते हैं कि डेल्टा फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ds इज इक्वल टू ई ds cos ऑफ थीटा। तो यहाँ बस एक लाइन हम लोग को लिख लेना है, ठीक है, क्या लिख लेना है कि ये जो होता है ना, प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होता है, कटिंग पर यूनिट एरिया एलिमेंट, देख लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, व्हिच इज proportional to the number of
proportional to the number of field lines cutting the area element. Cutting the area एलिमेंट। यहां तक किसी को दिक्कत है बताइए। आप लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड दैट हैज टू बी सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए कि जो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है, तो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ई डेल्टा एस। ठीक है, अगर यहाँ पे ई डेल्टा एस जो है अगर वो टेंड्स टू 0 चला जाए, मतलब ds क्या होगा? वेरी स्मॉल एरिया। ठीक, जब वेरी स्मॉल एरिया हो, बहुत छोटा एरिया के लिए जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि लाइन इंटीग्रल या फिर लूप इंटीग्रल करते हैं। लूप इंटीग्रल ऑफ एरिया ई डॉट ds का लूप इंटीग्रल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है? द सर्कल ऑन द इंटीग्रल साइन इंडिकेट्स क्या करता है? द सरफेस ऑफ द इंटीग्रेशन इज क्लोज सरफेस। ठीक, लिख लीजिए इसको। द सर्कल on the integral sign the circle of the integral sign indicates, क्या इंडिकेट कर रहा है? that the surface of integration is a closed surface। मतलब ये जो सर्किल जो हम लोग दिखा रहे हैं ना इंटीग्रेशन में, ये क्या बताता है कि जो भी इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा? क्लोज लूप के लिए होगा। यहां तक कोई दिक्कत है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट एरिया को उस एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं जिस एरिया से वो फील्ड गुजरता है। ठीक है, चाहे वो छोटा एरिया हो, बड़ा एरिया हो, एंगल पे हो या फिर प्लेन फ्रंट में हो, सिंपल सी बात है। यानी कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी चीज के लिए निकालेंगे तो वो क्या होना चाहिए? वो हमेशा क्लोज सरफेस होना चाहिए। ठीक है, और हम लोग गॉस लॉ को भी अप्लाई करेंगे किसके लिए? क्लोज सरफेस के लिए। यानी कि ओवर अ क्लोज सरफेस अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू है वो 3 अलग अलग तरह का हो सकता है। ठीक है, वो पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है, वो मैक्सिमम हो सकता है और वो 0 हो सकता है। तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया है कि अगर थीटा का वैल्यू, ये सारा वैल्यू हम लोग किस इक्वेशन के लिए पुट कर रहे हैं? बता सकते हैं आप लोग किस इक्वेशन के लिए पुट हो रहा है? तो ये पुट हो रहा है आपका फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा ई ds cos ऑफ थीटा। यहाँ पे जो cos ऑफ थीटा है, थीटा जो cos में यूज हो रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं, और उसी से हमारा क्या निकल जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रिलेटेड एसोसिएटेड फ्लक्स निकल जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें हम लोग अगर देखेंगे, अगर कायदे से ध्यान से देखेंगे, तो जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम होगा, यानी कि जो वैल्यू आएगा वो क्वाड्रेंट 1 में आएगा, और क्वाड्रेंट 1 में हमारा कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा। जैसे ही थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा हो जाएगा वो क्वाड्रेंट 2 में पहुंच जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेंट समझते हैं ना आप लोग? ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिकल इक्वेशन में आप लोग पढ़े होइएगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो एक नजर यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि ये आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका थीटा है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट 1, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट 2, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट 3 और इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट 4। हमारा जो cos थीटा होता है, हम जानते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेस क्या होता है? पॉजिटिव।
ठीक है। लेकिन वही सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में बेस क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, बेस पॉजिटिव, एंड सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, बेस नेगेटिव। यानी कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा आपका, कॉस थीटा यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग कॉस थीटा की बात करेंगे तो कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसी के हिसाब से अगर हम लोग देखें, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमारा जब थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है, यानी क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव, ठीक। अगर थीटा इक्वल टू 0 आएगा तब क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, और थीटा इक्वल टू 90 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। हुआ है, क्या बचा हुआ है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर हम लोग फ्लक्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। तो बाबू इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो बताओ इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट, या फिर इसका ऐसा यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ फ्लक्स की अगर बात करेंगे, बताइए तो क्या होगा इसका यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई डेल्टा एस इंटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है, ये होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि इसका जो यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कितना होता है, ये होता है न्यूटन पर कूलम। चलिए, डेल्टा एस का मतलब क्या हो गया, एरिया, एरिया का मतलब क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, और इसका कोई यूनिट होता है, नहीं होता है। यानी कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें, या फिर इसी को लिख सकते हैं आप, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। अगर इसी का डायमेंशन का बात करेंगे तो डायमेंशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, पता है ये आया हुआ है नीट में कई बार क्वेश्चन, ये ठीक है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन आता है, ठीक है, नीट में या छोटे मोटे मेडिकल एग्जाम्स में यही सब पूछता है। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा आपका m1 l3 t-3 a-1, ठीक है। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है आपका किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं। गॉस एक्चुअली किया क्या, इसको समझते हैं। जैसे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग नॉर्मली निकाल रहे थे ना, लेंथ लेके, ये लेके, वो लेके, ठीक है, उसी को गॉस ने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। क्या कर दिया गॉस ने, सिंप्लीफाई कर दिया, और एक मेथड ऐसा दे दिया कि जिससे हम लोग बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं कि गॉस लॉ कहते हैं किसको। चलिए, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या कहता है इसको समझते हैं, ठीक। गॉस ने कहा कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक, किसका सरफेस इंटीग्रल, याद रखिएगा, सरफेस इंटीग्रल मतलब, सरफेस इंटीग्रल मतलब एक सरफेस, एक एरिया के सरफेस को हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, छोटा सा पार्ट लेते हैं, फिर पूरे पार्ट को इंक्लूड करते हैं। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एनी सोर्स, प्रोड्यूस्ड बाय एनी सोर्स, मतलब किस सोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इससे अपने को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। किसी भी सोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड आए उसकी हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड थोड़ा सा रुक जाइए। माइक्रोफोन ऑन। ओके, म्यूट था ना,
ओके ठीक है। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स E इज प्रोड्यूस्ड बाय एनी सोर्स, ठीक है, मतलब चार्ज का कोई भी सोर्स हो इसको फर्क नहीं पड़ता है, या फिर सरफेस का कोई भी सोर्स हो इसको फर्क नहीं पड़ता है। बस क्या है कि इनक्लोजिंग अ वॉल्यूम V, इसका वॉल्यूम जो भी होगा वो जो सरफेस होगा ना उसके अंदर का जो वॉल्यूम होगा, मतलब क्या हो गया कि सपोज करो कि एक बड़ा सा स्फीयर है, ठीक है, तो स्फीयर का सरफेस जो होगा वो क्या होगा, सरफेस एरिया जो होगा इसका ऊपर ऊपर का होगा, लेकिन इसके अंदर में जो टोटल वॉल्यूम होगा उसकी बात कर रहा हूं, उसके अंदर में, ठीक है, अभी हम लोग आएंगे बहुत सारे केसेस में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, ठीक है, जैसे कि मान लो एक प्लस चार्ज है, इसको चारों तरफ से एक स्फीयर बना दिए हैं, हाइपोथेटिकल स्फीयर, इसके अंदर में जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट करेगा कहां पे, इस सरफेस पे, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इस पे करेगा क्रिएट सरफेस पे, ठीक है, और यहाँ पे चार्ज कितना होगा Q, इसका जो वैल्यू होता है वो 1/ε0 के मल्टीपल के बराबर होता है, मतलब चार्ज को 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसके बराबर होता है। ये और क्लियर होगा जब हम लोग कुछ एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। जैसे पॉइंट चार्ज की वजह से हम लोग जानते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, पॉइंट चार्ज की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं कि E इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q/r², ठीक है। अब मान लो कि कोई एक चार्ज है Q, ठीक, हमने अभी तक क्या किया था कि फॉर्मूला से इसको पढ़ा था कि चलो सर फॉर्मूला से ये होता है, फोर्स पर यूनिट रेडियस में निकाला था। अब हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, r डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया P, ये r है, और क्या किया, एक हाइपोथेटिकल एक सरफेस क्रिएट कर लिया इस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ, इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं इसको, गॉसियन सरफेस, ठीक। अब ये सरफेस चारों तरफ हमने क्रिएट कर लिया इस चार्ज के चारों तरफ, ठीक है। अब इसका जो डिस्टेंस है इस क्यू चार्ज से कितना है, r पे है। तो गॉस लॉ ये कहता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू जो आपका E डॉट ds का इंटीग्रल होता है वो टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है सर, होता है, और ये लाइन इंटीग्रल होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि देखो फ्लक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक, ये टोटल फ्लक्स का अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालने की बात होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालने की बात होगी तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q/ε0, ठीक है। इसको अगर हम लोग बात करें Q और इसका अगर डायरेक्शन सेम हो जाए, ठीक है, अगर हम लोग थीटा को 0 ले लेंगे उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ईडीएस को अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर लाओ और इसको इंटीग्रेट करो, किसको, इसको क्लोज लूप में, तो एक स्फेरिकल सरफेस जो है, एक स्फेरिकल सरफेस, स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है, एस बराबर कितना हो जाएगा 4πr², स्फेयर का सरफेस एरिया इतना ही होता है, और ये जो होगा ये टोटल कितना हो जाएगा Q/ε0 के मल्टीपल के बराबर, यानी कि यहाँ पे E इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू 4πr² इज इक्वल टू हो जाएगा Q/ε0, और देखो यहाँ से E का वैल्यू तुमको सेम मिलेगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r², ठीक, यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे E का वैल्यू तो कितना आ जाएगा 1/4πε0 Q/r², यानी कि जो गॉस है, अभी हम लोग एक प्रूफ किए हैं, अभी बहुत सारा प्रूफ करेंगे। गॉस के फॉर्मूला के मदद से, गॉस के फॉर्मूला की मदद से आप बहुत ही इजी तरीके से किसको कैलकुलेट कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को, E डॉट ds को करो, इंटीग्रेट करो और इसको Q/ε0 करो, जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक हम लोग डिराइव करके पढ़े हैं सारा इससे डिराइव हो जाए। समझ रहे हैं मेरी बात सब लोग? गॉस लॉ ये कहता है, ठीक है, गॉस लॉ ये कहता है कि टोटल फ्लक्स जो होता है ना,
वो आपका इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ई डॉट ds होता ही है। ये तो हम लोग पहले ही पढ़ लिए थे, किसमें, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़े थे। और ये जो किसी वॉल्यूम के लिए एसोसिएट करता है, ये टोटल चार्ज को जब उसको 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके बराबर आता है। टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू Q/ε0 होता है एक वॉल्यूम के लिए। जैसे पॉइंट चार्ज का हम लोग केस 1 लिए, तो पॉइंट चार्ज के लिए क्या लिए कि एक चार्ज क्यू लिए, इससे r डिस्टेंस पे हमने कोई पॉइंट p लिया, और इसी r डिस्टेंस पे हमने एक गॉसियन सरफेस ले लिया। इसको क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। एक हाइपोथेटिकल सरफेस लेते हैं और उस सरफेस का एरिया निकालते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया को गुना करते हैं, उसको Q/ε करते हैं, और वहां से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल जाता है।